नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी बाई राहुल असवाल में। आज अपन पाचन तंत्र के इस 7वें भाग में अध्ययन करेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। इससे पहले अपन ने लार ग्रंथि की बात की थी। लार ग्रंथि के बारे में मैंने आपको कंप्लीट अध्ययन करवा दिया था। उसके बाद में जठर ग्रंथि के बारे में बताया था। जठर ग्रंथियाँ भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन अध्ययन करेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अग्नाशय ग्रंथि अपने मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। मैंने जब आपको नलिकाओं का एक कॉम्प्लेक्स समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में, वहाँ मैंने बताया था कि अमाशय से नीचे जैसे मान लो ये आपका पाचन तंत्र है, ये अमाशय है, तो अमाशय के नीचे वाला भाग कौन सा? पाइलोरिक भाग। पाइलोरिक भाग छोटी आंत के जिस भाग से जुड़ा होता है, मैंने उसको बताया था ग्रहणी। क्या बताया था? ग्रहणी बताया था। जो सी या यू आकार की संरचना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? सी या यू आकार की संरचना बोलते हैं। और ये छोटी आंत का पहला ही भाग है जिसे मैंने बताया था ग्रहणी। इसी ग्रहणी के ऊपर एक पत्ती नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं अग्नाशय। एक बार फिर से समझिए कि छोटी आंत के ग्रहणी भाग के ऊपर एक पत्ती नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है या अंग पाया जाता है जिसे अपन अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। अब इस अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, अपन ने स्थिति जान ली। जनरली ये अग्नाशय एक ग्रंथि की तरह कार्य करती है और यह एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। कैसी है? मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय। मिश्रित से मेरा तात्पर्य ये है, मिश्रित का मतलब ग्रंथियां जनरली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि। ध्यान से सुनिए, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। यहाँ पर अंतःस्रावी वे ग्रंथियां हैं जिनका स्राव, यानी वो जिस पदार्थ का स्राव कर रही हैं, वो स्राव रक्त के माध्यम से नलिका के बिना पहुंचता है किसी भी टारगेट ऑर्गन पर। कहने का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां वे हैं जहां वे ग्रंथियां स्थित होती है, जिस ऑर्गन में स्थित होती है वहीं अपना स्राव किस में त्याग देती है? रक्त में। बहिस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथियां हैं जो अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से टारगेट ऑर्गन के ऊपर पहुंचा दे। तो कहने का मतलब इनको मेन जो डिवाइड करने का आधार था वो ये था कि जो ग्रंथियां अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से स्राव करें या नलिकाओं के माध्यम से पहुंचाएं, उन्हें अपन बहिस्रावी कहेंगे। जिनमें नलिकाएं अनुपस्थित होगी उन्हें अंतःस्रावी कहेंगे। तो अपन बात करें अग्नाशय की, तो अग्नाशय के अंदर 98 से 99% भाग बहिस्रावी भाग यानी बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है। और इसके अंदर एक एसिनाई नाम की सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एसिनाई नामक सेल्स पाई जाती है जो क्या करती है? अग्नाशय रस का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? अग्नाशय रस का। अगर इसके पीएच की बात करें, अग्नाशय रस की पीएच की बात करें तो इसकी पीएच है 7.8। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय रस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं अपन अगले जो लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग अलग पदार्थों के पाचन, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, उनका सबका बताऊंगा। उसी दौरान अग्नाशय रस के अंदर जितने एंजाइम हैं, कौन सा एंजाइम किसका पाचन करता है, उनके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिलहाल यहाँ सुनिए, बहिस्रावी भाग 98 से 99% भाग होता है। इसके अंदर एसिनाई नाम की सेल्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? अग्नाशय रस का स्राव करती है। और इस अग्नाशय रस की अगर आपको क्वांटिटी पूछ ले एग्जाम में तो आप बता देना 12 लीटर प्रतिदिन। कितना? 12 लीटर प्रतिदिन होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है कि इस जो अग्नाशय रस को, इसको अपन कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। और इसके बाद में अगर बात करें, इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका पाचन ये एंजाइम करते हैं जो अग्नाशय रस में पाए जाते हैं? स्टार्च, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और प्रोटीन। अग्नाशय रस में वे सभी एंजाइम होते हैं, एंजाइम ऑफ, वे सभी एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का, लिपिड का, स्टार्च का और न्यूक्लिक एसिड का क्या कर दे? पाचन कर दे। वो सभी एंजाइम किस में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में। तो एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि बहिस्रावी जो भाग है, ये बहिस्रावी भाग हमेशा एंजाइम का स्राव करता है,
न कि ये किसी हार्मोन का स्राव करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एंजाइम किसका स्राव करता, बहिस्रावी भाग एंजाइम का स्राव करता है या हार्मोन का स्राव करता है। तो आपको याद रखना है कि अग्नाशय ग्रंथि का बहिस्रावी भाग, कौन सा बहिस्रावी भाग किसका स्राव करता है, एंजाइमों का ही स्राव करता है। और ये एंजाइम प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सहायक होते हैं, इसीलिए इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं। कहाँ गया ये रहा, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। अगर इस अग्नाशय रस की पीएच पूछ ले तो 7.8, और अगर इसकी मात्रा पूछ ले कि ये कितनी मात्रा में स्रावित होता है तो इसे लिखेंगे 1.2 लीटर। कितनी, 1.2 लीटर। गलती से अभी मैंने बोल दिया था 12 लीटर, है ना, 1.2 लीटर है ये, ठीक है, ठीक है, 1.2 लीटर प्रतिदिन। अब इसके बाद में बात करें अंतःस्रावी वाले भाग की, जिसका वैल्यू है 1 से 2%, मतलब कुल अग्नाशय ग्रंथि है उसका 1 से 2% भाग अंतःस्रावी भाग की तरह कार्य करता है, ठीक है। और यह भाग लैंगरहैंस द्वीपिका से निर्मित है। किन से निर्मित है, लैंगरहैंस द्वीपिका। ये कोशिकाओं का एक ग्रुप है जिसे अपन कॉमनली बोल सकते हैं लैंगरहैंस द्वीपिका। इसके अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ध्यान से सुनिए, अंतःस्रावी का अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस द्वीपिका कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है, ठीक है। लैंगरहैंस द्वीपिका संबंधित है अग्नाशय ग्रंथि से। और कौन सा भाग, अंतःस्रावी भाग। और इसी भाग से किसका स्राव होता है, हार्मोन का स्राव होता है। अब देखो, मैंने 3 प्रकार की कोशिका बताई है, एक तो अल्फा, दूसरी बीटा और तीसरी है डेल्टा। तो अल्फा जो कोशिकाएं हैं ये ग्लूकागोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। कौन से हार्मोन का, ग्लूकागोन हार्मोन का स्राव करती है। दोस्तों एक बात बताऊं आपको, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2 ही पार्ट, बाकी कुछ याद हो ना हो, इन चीजों को याद रख लेना। अल्फा बीटा सेल्स किससे संबंधित है, अंतःस्रावी भाग से। एग्जाम में कंफर्म अगर अग्नाशय से एक प्रश्न आता है तो यहां से एग्जामिनर प्रश्न उठाता है। तो ध्यान से सुनिए, अल्फा जो कोशिकाएं हैं ये ग्लूकागोन का स्राव करती हैं। और ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, अपने रक्त के अंदर शुगर, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। कहने का मतलब लीवर के अंदर उपस्थित ग्लाइकोजन, अपना संचित भोज्य पदार्थ क्या है, ग्लाइकोजन, उस ग्लाइकोजन को अपघटित कर किस में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद में ये ग्लूकोज कहाँ पहुँच जाएगी, रक्त में, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। इसलिए इस हार्मोन को अपन हाइपरग्लाइसेमिया हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ये होता है रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा बढ़ा दे, ठीक है। तो ये कौन करता है, अल्फा कोशिका से स्रावित होने वाला ग्लूकागोन हार्मोन ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। शॉर्ट में लिख लो नोट्स, ठीक है, समझ में आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बहुत शानदार रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से भी, ठीक है। और इसी कंडीशन को अपन हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। नेक्स्ट, बीटा सेल्स इंसुलिन का स्राव करती है। आपको पता है इंसुलिन की कमी से शुगर हो जाता है, रोग सुना होगा आपने। तो ये इंसुलिन क्या करता है, ये रक्त के अंदर उपस्थित ग्लूकोज को अपन बोल सकते हैं पाचित कर, या ग्लूकोज को संचित कर देता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इसलिए रक्त के अंदर ग्लूकोज को ये कम करता है, ब्लड शुगर लेवल कम कर देता है। किसमें, ब्लड शुगर लेवल कम कर देगा ब्लड के अंदर, ठीक है, सॉरी। और इसी कंडीशन को अपन कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। देखो एक वर्ड है हाइपर यानी ज्यादा होना, हाइपो यानी कम होना। तो इसे बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा दे और ब्लड शुगर लेवल को जो कम कर दे उसे बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया हार्मोन। कौन है, इंसुलिन है। अब ये जो पार्ट नेक्स्ट डेल्टा कोशिका, ठीक है, ये भी कहाँ पाया जाता है, अंतःस्रावी भाग में पाया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, याद हो तो कर लेना वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें
अल्फा और बीटा कोशिका, इसका कार्य क्या होता है, अल्फा और बीटा कोशिका को ये क्या कर देता है, रोकता है, संदमित करता है, ताकि बहुत ज़्यादा ये कंट्रोल से बाहर ना हो। इसलिए एक सोमेटोस्टेटिन नाम के हार्मोन का स्राव करता है। किसका? सोमेटोस्टेटिन नाम के हार्मोन का स्राव करता है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे अपन बात करेंगे आंत्र ग्रंथियों के बारे में। इससे पहले अपन ने अग्नाशय ग्रंथि के बारे में अध्ययन किया था, अब आंत्र ग्रंथियों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में ये पार्ट यहीं कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन अलग अलग भागों में, यानी आहार नाल के अलग अलग भागों में पाचन किस प्रकार होता है, कौन से पदार्थ का पाचन कौन से अंग में होता है, कौन से एंजाइम द्वारा होता है, कौन से रस द्वारा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। आंत्र ग्रंथियाँ जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। आंत्र ग्रंथियों के अंदर मुख्यतः अपन को दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो है ब्रूनर ग्रंथि, ये ग्रहणी के सबम्यूकोसा में उपस्थित होती है। मैंने आपको आहार नाल के स्तर बताए थे, उसमें आया था सबम्यूकोसा। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि ये ग्रहणी के सबम्यूकोसा में पाई जाती है। कौन? ब्रूनर ग्रंथि। और लीबरकुहन की दरारें मैंने आपको समझाई थी, जब माइक्रोविलाई या रसांकुर अपन ने बनाया था, छोटी आंत के अंदर पाया जाता है, जो अवशोषण को अत्यधिक बढ़ा देता है। वहाँ उन अंकुरों के बीच में एक दरारनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? लीबरकुहन की दरारें। ये छोटी आंत्र के म्यूकोसा में उपस्थित होती है। अब देखो, ये जो ब्रूनर ग्रंथि और लीबरकुहन की दरारें हैं, इन दोनों के स्राव को अपन क्या कह सकते हैं? आंत्रीय रस। इस आंत्रीय रस को एक नाम और दिया जाता है, जो एग्जाम में एग्जाम में पूछ लेते हैं, जिसका नाम है संकस एंटेरिकस। अब इस आंत्रीय रस या संकस एंटेरिकस के अंदर पाए जाने वाले एंजाइमों के नाम अपन अगले भाग में पढ़ेंगे। यहाँ आपको केवल आंतरिक ग्रंथियों में दो ही चीज याद रखनी है, ब्रूनर ग्रंथि और लीबरकुहन की दरारें। स्थिति पूछ ले तो सब म्यूकोसा में, और लीबरकुहन की दरारें कहाँ पाई जाती है? म्यूकोसा में। ठीक है, इन दोनों के स्राव को अपन आंतरिक रस या संकस एंटेरिकस कहते हैं। अब देखो, इसके अगर स्राव की बात करें तो 1 लीटर प्रतिदिन में 1 लीटर स्राव होता है, और पीएच सेम वही 7.8 जो अग्नाशय रस की मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, जिसका नाम है पेनेट कोशिका। क्या नाम है? पेनेट कोशिका। ये पेनेट कोशिका क्या करती है कि लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम होता है, जो जीवाणु की भित्ति को अपघटित कर देता है और जीवाणु के अस्तित्व को खत्म कर देता है। कहने का मतलब, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक एंजाइम का स्राव करती है। उनका नाम क्या है? पेनेट कोशिका। ये भी इसी आंतरिक ग्रंथियों में शामिल है। क्या करती है? जीवाणुरोधी लाइसोजाइम एंजाइम का स्राव करती है। जीवाणुरोधी का मतलब जीवाणु को नष्ट करने वाले लाइसोजाइम एंजाइम का स्राव करती है। इसको ध्यान से देखना, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि अपनी लार या अपन बोलेंगे अपने आंसू के अंदर भी लाइसोजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? जीवाणुओं को अपघटित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट अपन अंतिम भाग पढ़ेंगे, भोजन का पाचन। अब भोजन का पाचन किन चरणों में संपन्न होता है, उन सब की बात करते हैं। सबसे पहले जो भोजन का पाचन का अगर स्टार्टिंग करते हैं स्टेप टू स्टेप, तो सबसे पहले आता है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को भौतिक प्रक्रिया, यानी पैरों का मतलब नहीं है, हाथ से ग्रहण करना। क्या है? हाथ से ग्रहण करना, मतलब भोजन को अपने शरीर के अंदर या आहार नाल में पहुंचाने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। ये भोजन जब मुख गुहा में लार के साथ मिक्स होता है, तो इसका एक नाम दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बोलस। 5 स्टार पॉइंट है एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया बोलस क्या होता है। तो भोजन जब लार में मिक्स हो जाए, इसे क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। और ये ग्रसिका के माध्यम से कहाँ पहुंच जाए? आमाशय में। तो अब ये बोलस और अचसीयल अम्ल, आमाशय में क्या होता है? अचसीयल अम्ल होता है। तो ये बोलस और अचसीयल अम्ल को सम्मिलित रूप से अपन काइम कहते हैं। ये दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, काइम क्या है और बोलस क्या है। अब देखो, काइम एक अम्लीय भोज्य पदार्थ है, जो ऐसा भोजन, या अपन बोल सकते हैं भोजन जब, या बोलस जब किस में मिल जाए? अचसीयल अम्ल में मिल जाए, उसे अपन काइम कहते हैं। और इसकी अम्लीयता के कारण इसे क्या बोलेंगे? अम्लीय पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, ये जो काइम है, ये आंत्र के अंदर भेज दिया जाता है और छोटे छोटे टुकड़े यानी काइल में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें क्या कर सकते हैं? क्षारीय। अब देखो, अलग अलग भागों में क्या हुआ, सबसे पहले अंतर्ग्रहण हुआ मुख गुहा में, उसके बाद में ग्रसिका द्वारा, ये ग्रसिका भाग है, ठीक है, इसके द्वारा भोजन को निगल लिया गया और पाचन स्टार्ट हो गया कहाँ? आमाशय से। जब बोलस और एचसीएल अम्ल मिले तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद में इन काइल का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है छोटी आंत के भाग के अंदर। ठीक है, तो
कहाँ पर छोटी आंत के कौन सा भाग के अंदर मैंने आपको बताए थे 3, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जेजुनम और इलियम में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है और ड्यूडेनम में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें भोजन का स्वांगीकरण। अब भोजन को पाचित करने के बाद में जो भी भोजन अपन ने अंतिम रूप से अवशोषित किया है उसका क्या करना, उपयोग करना एनर्जी के रूप में, उसे भोजन का क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम पार्ट होता है जो अपचित भोजन, जो पचा नहीं है उसे अल्प समय के लिए मलाशय के अंदर रखते हैं और उसका बाद में निष्कासन कर दिया जाता है। ये हो गया आपका भोजन के पाचन की अलग अलग स्टेप्स हो गई, अलग अलग क्रम हो गए। अब आपको यहाँ तक कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में फेंकिए, मैं तुरंत जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।